हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे हम लोग कुछ फिर से एक नए सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है, आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा? नन हिंदी, यानी आ हिंदी, जो क्लास 8 का होता है। तो आप जो अगर मुस्लिम स्टूडेंट होंगे तो उनको कौन सा हिंदी पढ़ना पड़ता है? नन हिंदी पढ़ना पड़ता है। और नन हिंदी में आज हम वो चीज लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आपको बताते हैं क्या लेकर आए हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो आपका जो 2025 का है, उसमें नन हिंदी सिलेबस है आपका। चैप्टर रहेगा इसमें से, देखिए, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके सामने। और वो जो क्वेश्चन है, ये बुक का और कहाँ का? क्वेश्चन बैंक का क्या लाए हैं? कैप्सूल लाए हैं। कैप्सूल किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इन दोनों का चीजों का आपको निचोड़ देखने को मिला होगा। निचोड़ में होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट इनमें भी, निचोड़ में भी, हम क्वेश्चन बैंक हो या बुक हो, इनमें भी जो खतरनाक ऑब्जेक्टिव होता है, जो खतरनाक ऑब्जेक्टिव था, उसी को लाए हैं और उसको लाए हैं कैप्सूल के रूप में। जिस प्रकार आप तबियत खराब होता है तो कैप्सूल का इस्तेमाल करने से फौरन ठीक हो जाता है, उसी प्रकार आप इस कैप्सूल को पढ़ कर जाएंगे तो आपके एग्जाम में बवाल होने वाला है, यानी आपका एग्जाम खतरनाक होने वाला है। आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी प्रकार मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और दोस्तों को अगर शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। तो आइए, इन सभी में से एक एक प्रश्न को आपको क्या करना है? ऐसा पढ़ के जाना है, ऐसा याद करके जाना है कि आपको सारा माइंड में होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए, तभी जाकर आप सभी क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। देखिए कि ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा था? देखिए, आपको याद रखना है, हर एक एक लाइन को याद रखना है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यह जो लाइन कहा था, वो लाइन कहा था, कौन कहा था? आपको इसमें दिया हुआ ऑप्शन वो बताएंगे, और किस चैप्टर से कहा गया उसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला, यह लाइन, यह वाक्य को महमूद कहा था, ऑप्शन नंबर ए, या फिर मोहसिन कहा, या नूरे ने कहा, या हामिद ने। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो लाइन बोला था, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं मेला देखकर पहले आ जाऊंगा, यह लाइन जो बोला था हामिद बोला था। और ये कौन से चैप्टर से बोला गया है? तो ये ईदगाह चैप्टर से। कौन से चैप्टर से? ईदगाह चैप्टर से आपको बोला गया, याद रखना है। ईदगाह चैप्टर के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। याद रखना है, दोनों क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि ईदगाह के चैप्टर के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है प्रेमचंद। और कौन से लेसन से पूछा गया? तो ईदगाह लेसन से पूछा गया। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह जो शीर्षक है, उस कहानी के लेखक कौन है? अभी तो हमने बताया कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु, या बी में अयोध्या सिंह, या सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी में। ठीक है, और सी में है रामधारी सिंह दिनकर, या लास्ट कौन सा है? प्रेमचंद। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो प्रेमचंद होगा। वो कौन होगा? प्रेमचंद होगा। फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो आगे का लेसन है, अयोध्या सिंह जो है उपाध्याय हरिऔध, ये करमवीर का है, और रामधारी सिंह दिनकर किसका है? आपको मालूम है, बाल गोविंद भगत का है। तो आगे चलते हैं इसके साथ। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही है? ईदगाह शीर्षक पाठ आप पढ़े होंगे, उसमें यह क्वेश्चन पूछा, यह लाइन डाला गया है कि ईदगाह जो शीर्षक पाठ है, उसमें अपनी कोठरी के अंदर, कोठरी को बोलते हैं मड़ैया को, ठीक है, झोपड़ी को बोलते हैं, उसमें बैठकर वो क्या हो रही है? रो रही है। तो कौन रो रही है? आप देखिए कौन है। ऑप्शन नंबर ए में मोहसिन की माँ रो रही है क्या, या फिर आमिना रो रही है, या महमूद की दादी रो रही है, या नूरे की माँ रो रही है? तो ईदगाह चैप्टर में किसको लाया गया?
किसकी दादी होती है और कौन होती है? तो आमिना होती है। आमिना ही क्या होती है? कोठरी के अंदर बैठी रो रही होती है। और ये जो दादी होती है वो किसकी होती है? हामिद की दादी होती है। किसकी दादी होती है? हामिद की दादी होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है ताकि यह सब क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आज हम वो सब क्वेश्चन करेंगे जो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकलते हो और उन चैप्टर से और भी क्वेश्चन निकलते हो, उन सभी को आपको बताते चलेंगे हम बारी बारी से, जैसा जैसा टॉपिक आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कह रहे हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहता है गीत या संगीत की गुजर जाने की बात करते हैं, या फिर कष्ट और जुल्म की बात को गुजर जाने की बात करते हैं, या नाच गाना को गुजर जाने की बात कहते हैं, या सुबह और शाम को। तो इसमें जो तू जिंदा है की जिंदगी जो कविता है, इसमें क्या गुजर जाने को बात कर रहा है कवि? यहाँ पर क्या गुजरने की बात कर रहा है? कष्ट और जुल्म की। ठीक है, जो हमारे जिंदगी में जो है कष्ट और जुल्म जो है उसको गुजर जाने की भी बात कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है तू जिंदा है तो कविता के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। ये लेसन जो है, ये लेसन कौन है? पहला लेसन है, हमारा चैप्टर पहला है। और इसके लेखक का नाम क्या है? लेखक वाले नाम से कई क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए देखते हैं इसके लेखक का नाम गोपाल सिंह नेपाली है, या फिर शंकर शैलेंद्र है, या अरुण कमल है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो इसके जो लेखक का नाम है, पहला लेसन का ये कविता है, और ये कविता पहला लेसन का जो है शंकर शैलेंद्र है। कौन है? शंकर शैलेंद्र है, याद रखना है इसको। ये सब आपका आगे और है इसलिए अभी नहीं लिख रहे। ये करमवीर है, ठीक है, ये करमवीर का नाम है। और ये जो है अरुण कमल आगे का चैप्टर का है, गोपाल सिंह भी आगे का, सबके बारे में बताना है इसलिए अभी नहीं बता रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन प्रश्न आया है कि तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कारवा को किसका इंतजार है? तू जिंदा है तो कविता आपने पढ़ा होगा, उस कविता में कारवा जो हमारा काम जो हो रहा है उसको किसका इंतजार होता है? ठीक है, तो बच्चों यहाँ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन सब गलत है। ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मिस प्रिंट हुआ, यहाँ पर टाइपिंग करने में गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा। कैसे होगा? यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो मंजिलों का इंतजार है। किसका इंतजार है? मंजिलों का इंतजार है। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कारवा को किसका इंतजार है? तो मंजिलों का इंतजार है। इसको हम सी को राइट आंसर मान लेते हैं। इसको काट दीजिए और इसको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? आइए, कर्मवीर चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन को, और कह रहा है कि कर्मवीर शीर्षक कविता जो है इसमें परिश्रम करने से, परिश्रम यानी मेहनत करने से कौन जी नहीं चुराता, अपने मन को, अपने कारनामा को चुराता नहीं अपने। ठीक है, तो कौन नहीं चुराता इसको? तो देखिए, धर्मवीर जो होता है वो नहीं चुराता है, या फिर दानवीर जो होता है वो नहीं चुराता, या महावीर जो होता है वो नहीं चुराता है, या फिर लास्ट आपका ऑप्शन है कर्मवीर जो होता है वो नहीं चुराता है। तो इसका राइट आंसर होगा, एकदम सिंपल से आंसर है, क्या होगा? कर्मवीर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते, यह पंक्ति किस कविता की है? एक बार और आप देख लेंगे। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते, यह पंक्ति किस कविता की है? आपको याद रखना है, यह जो पंक्ति है वो पीपल का है। क्या पीपल भी क्या है? कविता। कर्मवीर भी क्या है? कविता है। सुदामा चरित्र, ये आपको सुदामा चरित्र से लिया गया या फिर इनमें से कोई से नहीं? तो यह जो पंक्ति लिया गया है वो कर्मवीर से लिया गया है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। असंभव को संभव कौन बना देता है? जो असंभव काम होते हैं, जो काम होने वाले भी नहीं होते, उस काम को सिंपल और साधारण या संभव कौन बना देता है? उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो देखिए, धर्मवीर होता है जो वो बनाता है, या फिर वीर जो होता है वो बनाता है, या धीर होता है वो बनाता है, या कर्मवीर बनाता है। तो इस चैप्टर के अनुसार, इस कविता के अनुसार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कर्मवीर होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। ठीक है,
आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने बेटे की मृत्यु के बाद, अपने बेटे की किसके बाद, मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत जो है वो क्या कर रहे थे। आपको चैप्टर याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो चैप्टर में कहा गया है कि जब बेटा मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो बाल गोविंद भगत क्या करने लगते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एकदम पूछा गया क्वेश्चन सब धर्राटे काट के पूछा गया है और याद रखना है। तो कौन गोविंद जो होते हैं, बाल गोविंद भगत जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं क्या, या फिर बेहोश हो गया, या गाने लगा, या सर पीटने लगा। तो आपको याद रखना है, जो बाल गोविंद उनका जो बेटा है, पुत्र जो होता है वो मर जाता है, तो बाल गोविंद भगत क्या करने लगते हैं, गाने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलेवा, कलेवा शब्द का क्या अर्थ होता है। कलेवा जो है इसका सही शब्द, इस शब्द का सही अर्थ कौन होता है। दोपहर का खाना होता है, या सुबह का जलपान होता है, या शाम का नाश्ता होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो कलेवा का जो शब्द है, कलेवा शब्द जो है इसका सही अर्थ हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, सुबह का जलपान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। जब जाड़े का ऋतु आ जाता है, मौसम आ जाता है, तो बाल गोविंद जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने तन पर एक कंबल ओढ़ लेते थे। और उस कंबल का कैसा ओढ़ते थे, कौन सा कंबल ओढ़ते थे, आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, उजली कमली ओढ़ते थे, या हरी कमली ओढ़ लेते थे, या नीली कमली ओढ़ लेते थे, या फिर काली कमली। तो वह जो जाड़े के समय कमली ओढ़ते थे उसका रंग कैसा था, उसका रंग था काली कमली। कैसी कमली, काली कमली है। यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है। स्वर्ग मतलब जन्नत, ठीक है। और स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा कौन है, तो आपको बताना, क्या मुजफ्फरपुर जो है वो स्वर्ग का एक छोटा टुकड़ा है, या नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा है, या छोटा नागपुर, या सिंह भूमि। इनमें से आप बताइए कि कौन छोटा सा टुकड़ा है किसका, स्वर्ग का। तो इसमें राइट आंसर जो होगा हमारा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। और झारखंड में जिसमें आपको पढ़े होंगे हुंडरू का जलप्रपात, इसी शीर्षक कविता से लिया, कहानी से लिया गया, ठीक है। ये अब इसमें बहुत सारा और भी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। छोटा नागपुर क्या है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है। आइए आगे चलते हैं। हुंडरू का जलप्रपात, आ गया ना क्वेश्चन। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। अब यहाँ पर याद रखना है कि हुंडरू का जलप्रपात जो है वो साहित्य की कौन सी विधा है, तो वो साहित्य की विधा आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ संस्मरण, या फिर यात्रा वृत्तांत, या शब्द चित्र, या कहानी। इनमें से कौन है हुंडरू का जलप्रपात, क्या चीज है, ठीक है। तो ये जो है हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक, वो साहित्य की कौन सी चीज है, विधा है। तो यह जो है यात्रा वृत्तांत है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनक, कनक शब्द का प्रयोग किन 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 अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया। कनक का जो प्रयोग है वो किन शब्दों के लिए किया गया है, बिहारी के दोहे में। बिहारी क्या है, वो एक दोहा लिखते हैं, और बिहारी अपना यहाँ पर चैप्टर बिहारी के दोहे चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उनमें बिहारी किन शब्दों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया। वह हीरा के लिए और या मोती के लिए, या धतूरा और सोना के लिए, या पत्थर और कोयला के लिए, या लोहा और तांबा के लिए। तो किसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो जो होगा हमारा राइट आंसर धतूरा और सोना के लिए। किसके लिए धतूरा और सोना के लिए प्रयोग किया गया है कनक शब्दों का प्रयोग, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है। नाम से, जो व्यक्ति के नाम से बड़ा क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है गुण, रूप, या ब्राह्मण, ब्राहा आडंबर। बाहा आडंबर होता है यहाँ पर, ठीक है, बाहा आडंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो नाम से जो बड़ा होता है व्यक्ति का क्या होता है, वो हमेशा गुण होता है। नाम से बड़ा गुण होता है। अगर गुण अंदर रहेगा तब ना आप कोई भी नाम को फैला सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर गुण होगा। आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिरचन जाति का है। अब आ जाइए, हम लोग कहानी पहुंच गया किसमें, ठेस में। अब ठेस चैप्टर में पहुंच गया है।
ठेस में पूछा जा रहा है, सिरचन एक मुख्य नायक होता है, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि कौन सी जाति का, और वो कौन क्या है जाति का, ठीक है, वैश्य है या फिर कहार है या ब्राह्मण है या कारीगर है। तो सिरचन जो जाति का होता है वो क्या होता है, कारीगर होता है। देखते हैं किस कारीगर का इसमें जिक्र किया गया है, छिटी उटी बिनने का, झांझ बिनने का, एकदम तगड़ा उसके पास हुनर होता है, इसलिए वो क्या है, कारीगर है, ठीक है, सिरचन जाति का क्या है, कारीगर है। आगे चलते हैं कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ठेस कहानी जो है उसमें कहाँ की लोक संस्कृति की प्रभावी वर्णन किया गया है, तो आपको बताना है क्या वह भोजपुर का लोक संस्कृति के प्रभावी वर्णन है, या मिथिलांचल का है, या फिर मगध का, या नेपाल का है। तो वो ठेस कहानी के लोक जो संस्कृति का वर्णन है वो किसका है, मिथिलांचल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखते चलिए, अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ जो रेणु है उनकी कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना है क्या ठेस है, या फिर अशोक का शास्त्र त्याग है, या विक्रमशिला, या फिर खेमा है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का क्या है, रचना जो है वो क्या है, ठेस है। क्या है, ठेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस टाइप से आपको रचना या फिर कविता या लेखक का नाम बहुत सारा आएगा, इनमें याद रखना, इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 20वां कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यह प्रार्थना कौन कह रहा है। देखिए 8वां चैप्टर आपने पढ़ा होगा, लेसन 8 पढ़ा होगा, उसमें कहता है कि मेरे अल्लाह मुझे बुराई से बचाना। इसमें कौन कह रहा है, ऐसा वाक्य कौन कह रहा है, किसके द्वारा कहा गया यह वाक्य, यह प्रार्थना में। तो कौन कहता है, भिखमंगा करता है क्या, या फिर गरीब लोग करते हैं, या बच्चे, या पुजारी। ऐसा शब्द का इस्तेमाल कौन करता है, तो वो जो होते हैं बच्चे होते हैं, वही कहते हैं कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यह प्रार्थना किया गया है, ठीक है। तो याद रखना इसमें बच्चे का है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यह पंक्ति किसकी ली गई है, कौन से चैप्टर से, ठीक है, कर्मवीर है क्या, या बच्चे की दुआ है, या फिर सुदामा चरित्र है, या तू जिंदा है तो आपको याद रखना है ये जो पंक्ति लिया गया है ये किसका है, बच्चे की दुआ का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला है 22वां सवाल आ गया हमारा, 4 साल चला। 4 साल क्या चला था, आपको कहानी में पढ़ने को मिला होगा कि 4 साल क्या चला, तो कलिंग का युद्ध चला, या बक्सर का युद्ध चला, या प्लासी का युद्ध चला था, या इनमें से किसी का नहीं। तो 4 साल जो चला हमेशा याद रखना, माइंड में पूरा एकदम कवर कर लो कि 4 साल किसका युद्ध चला था, वो हो गया आपको कलिंग का युद्ध चला था, याद रखना। राइट आंसर है हमारा ए होगा। आगे चलते हैं कि कलिंग महाराज की कन्या यानी पुत्री, कन्या किसको बोलते हैं, पुत्री, बेटी को बोलते हैं, उसका नाम क्या है। तो आपको बताना है कलिंग महाराज जो थी उनके पुत्री का नाम क्या है। तो उनकी पुत्री का नाम आप देखिए, इसमें पद्मा है, या पद्मावती है, या लीला है, या लीलावती है। तो पुत्री का नाम जो उनका है वो क्या है, पद्मा था, ठीक है, यही उनकी पुत्री का नाम है। आगे चलते हैं, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे। जब उन्होंने लड़ने गए थे इस चैप्टर में, तो क्या किए थे, कैसा वस्त्र सब पहने हुआ था, कैसा पोशाक पहने हुआ था, कैसे कलर का, ठीक है, उसको पूछा जा रहा है। तो वो है हरा, या फिर नीला, या उजला, या पीला। तो सभी सरदार थे वो कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे, वो पीला वस्त्र धारण किए हुए थे। याद रखना, ये सब बहुत खदर के क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं, वकील साहब है। आइए, वकील साहब क्या है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है, उसी में से है। वकील साहब क्या है, यह चैप्टर से लिया गया है। तो वकील साहब क्या होते हैं, ईर्ष्यालु, या परोपकारी, या उदासीन, या राजनीतिज्ञ, ठीक है। आपको उस चैप्टर में पढ़ने को मिला होगा कि वकील साहब क्या होते हैं, क्या परोपकारी होते हैं, या उदासीन होते हैं, या राजनीतिज्ञ रहते हैं। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति इस चैप्टर में जो होते हैं, वकील साहब जो होते हैं वो ईर्ष्यालु होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बाजार, क्वेश्चन आ गया कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, या किसने कहा था
एक पर एक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने याद नहीं किया तो आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन छूटने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो हर क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। खतरनाक क्वेश्चन सब है जो हमेशा पूछा जाता क्वेश्चन। ठीक है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह वाक्य किसने कहा था? तो यह वाक्य जो कहा था वह दयानंद कहा था, या नित्शे ने कहा था, या महात्मा गांधी जी ने कहा था, या विवेकानंद ने कहा था? तो इस वाक्य को कहने वाला बंदा था कौन सा? नित्शे था। कौन सा? नित्शे था। ठीक है, तो इसको याद रखना ही रखना है। आगे चलते हैं। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता जो है इसको लोग क्या कहते हैं? क्या चिता कहते हैं, या चिंतन कहते हैं, या रुदन कहते हैं, या इनमें से सभी वाक्य को बोला जाता है, सभी शब्दों को बोला। ठीक है, सभी बातों को बोला। तो चिंता को जो लोग कहते हैं वो चिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चिता कहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं, चिंता तो चिता, चिता मतलब चिंता को लोग चिता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या तू अलग से है। ठीक है, यहाँ पर साथ में हो गया। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते थे? आपको अभी पढ़ाया गया है कि ईर्ष्या चैप्टर जो ईर्ष्यालु वाला चैप्टर जो है उसमें याद रखना है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे चैप्टर जो है उनमें से वकील साहब के बगल में कौन रहता था? कौन व्यक्ति रहता था? क्या वह डॉक्टर था? ऑप्शन भी छुटा हुआ, ए बी सी और डी। क्या वह डॉक्टर था, या शिक्षक था, या बीमा एजेंट था, या फौजी था? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये जो पाठ है इसमें वकील साहब के घर के बगल में किनका घर था? तो वो जो था घर बगल में किनका घर था? तो बीमा एजेंट का था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बीमा एजेंट का घर होता है। बीमा एजेंट जो होते हैं वही ईर्ष्यालु व्यक्ति भी होते हैं। वो दूसरे की मतलब भला देखने में ना उनको अंदर से जेलस फील होता था। ठीक है, इसलिए वो बीमा एजेंट रहते हैं। आगे चलते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी किसका नाम है, या बेटी का नाम क्या है? ठीक है, ईर्ष्या की जो बड़ी बेटी होती है उसका नाम पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या खुशी नाम है, या गम नाम है, या निंदा नाम है, या दुखी नाम है? तो ईर्ष्या की जो बड़ी बेटी होती है उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसका नाम होता है निंदा। क्या होता है? निंदा। याद होगा आपको, ऐसा कि जो बुरे किस्म का व्यक्ति होता है उसी के अंदर निंदा हो जाता है। ठीक है, वो अपने बड़ाई में एक दूसरे को बड़ाई को छुपा देते हैं, अपना बड़प्पन के लिए अपनी बड़ाई पाते हैं। ठीक है, तो ईर्ष्यालु की बड़ी बेटी का नाम क्या होता है? निंदा होता है। आगे चलते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे में मोह को कहाँ गया, किसके लिए कहा गया है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। एक पंक्ति डाला गया है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ना देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश। तो यह पंक्ति याद होगा आपको। इसमें मोह को शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया है, किसके लिए किया गया है? ठीक है, तो इसमें जो प्रयोग किया गया वो शैतान के लिए किया गया है, या भगवान के लिए किया गया है, या इंसान के लिए किया गया, या नादान बच्चों के लिए किया गया है? तो मोको शब्द का बच्चा यहाँ पर याद रखना आपको मीनिंग किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो भगवान के लिए किया गया है। मोका का प्रयोग देखते ना, ऊपर वाला कहते हैं मुझे कहाँ ढूंढते हो, न मैं देवल न मैं मस्जिद न काबे कैलाश, मैं तो हर इंसान के हृदय में वास करता हूँ, हमेशा दिलों में रहता हूँ, तो मुझे इधर उधर क्या ढूंढते हो? ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे, यह पंक्ति किस कविता की है? देखो क्वेश्चन क्या है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे, यह कविता जो है इसमें यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, क्या वह पीपल की है, या सुदामा चरित्र की है, या झांसी की रानी, या कबीर के पद? तो तेरा मेरा मनवा किसके होंगे? तो यह जो राइट आंसर हो जाएगा वो कबीर के पद का होगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद न काबे कैलाश में, इस पंक्ति में मैं किसके लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, अभी अपने आपको बता दिए थे यही वाला लाइन पढ़कर। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया? इंसानों के लिए, या फिर ईश्वरों के लिए, ईश्वर के लिए, या शैतान के लिए, या इनमें से कोई के लिए नहीं? ठीक है, तो यह जो राइट आंसर होगा ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आर्यभट्ट की विधा के क्षेत्र में, आर्यभट्ट जो है किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, किस विधा, यहाँ पर सा होगा,
किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट जो थे वो किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे? वो खगोल विधा था, या धनु विधा था, या भूतत्व विधा था, या वाग विधा था? तो आर्यभट्ट जो हमेशा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? वो है खगोल विधा में प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? विक्रमशिला आर्यभट्ट से ही लिया गया है, यह भी क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो है उस चैप्टर में आपको क्या है कि विक्रमशिला चैप्टर का नाम, उसमें आर्यभट्ट मेन नायक थे। ठीक है, तो विक्रमशिला में कितने अध्यापक थे, टीचर जो थे, उनकी संख्या पूछी जा रही है। तो उनकी संख्या 500 थे, या 1000 थे, या 1500, या 2000? तो उनकी संख्या जो विक्रमशिला के अंदर कुल कितने अध्यापक पढ़ाते थे? वो थे 1000 अध्यापक, याद रखना। आगे चलते हैं। खगोल विधा के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध थे? पूरे दुनिया में खगोल विधा के विश्व में कौन प्रसिद्ध थे? क्या आर्यभट्ट है, या अतीश दीपांकर है, या हरिभद्र है, या इनमें से कोई नहीं है? तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? आर्यभट्ट। ठीक है, खगोल विधा के क्षेत्र में कौन थे विश्व प्रसिद्ध? आर्यभट्ट थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है वो किस महापुरुष से मिली थी? संजू चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया गया है। संजू कौन होती है? एक फूल सी छोटी लड़की होती है। ठीक है, जो एकदम छोटी होती है और वो एक डायरी लिखा करती है, और वो डायरी लिखने की प्रेरणा उसको किससे, कौन महापुरुष से मिला है, उसका नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या बापू थे, या फिर नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो इनको कौन महापुरुष थे? वो जो थे बापू से मिली है। बापू किनको बोलते हैं? महात्मा गांधी जी को बापू बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संजू स्वभाव से कैसी थी? अभी तो सारे पहले बताएं। स्वभाव से गुस्सैल थी क्या, या रोनी थी, या हंसमुख थी, या मजाकिया थी? तो संजू जो स्वभाव से थी बिल्कुल हंसमुख थी। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तोता चांद किसका नाम है? तोता चांद किसका नाम है? यहाँ पर चीनी लड़की का, या फिर भूटानी लड़की का, या जापानी लड़की का, या नेपाली लड़की का? तोता चांद जो है वो किसका नाम है? वो है जापानी लड़की का नाम। ठीक ना, याद रखना है। आगे चलते हैं। गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है। गोपाल सिंह नेपाली जो है उनके कविता का नाम पूछा जा रहा है। बरगद है, या पीपल है, या आम है, या नीम है? तो गोपाल सिंह जो है इनके कविता का नाम क्या है? पीपल है। क्या है? पीपल है। अगला चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। कमल की कोमल ठंडल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? याद करिए, कमल की जो कोमल होता है उसके ठंडल को क्या कहा जाता है? मृणाल कहते हैं, या मराल कहते हैं, या तमाल कहते हैं, या फुनगी कहते हैं? तो कमल की कोमल के ठंडल को हमेशा मृणाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृणाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन आ गया कि पीपल के पेड़ पर कौन चहचहा गाती रहती है? चहचह कर करके कौन गाती है? पीपल का पेड़ है, वृक्ष है, और उस पर बैठकर कौन चहचह गा रही है? उनमें से कौन पक्षी का नाम है? देखिए, तो कौन है? कौवा है क्या, या बुलबुल है, या कोयल है, या मोर है? तो पीपल के पेड़ पर चहचह कौन कर रही है? बुलबुल कर रही है। कौन कर रही है? बुलबुल पक्षी जो है वही कर रही है। आगे चलते हैं। याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे? याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे? क्या प्रेमचंद थे? आपको पता होना चाहिए, प्रेमचंद तो किसका है? 11 चैप्टर का। निराला था, या फिर महादेवी वर्मा है, या नेपाली? तो याचकों के लिए जो कल्पतरु रहते थे वो कौन थे? वो निराला थे। कौन थे? निराला। ठीक है, आगे चलते हैं। कलकत्ता में है, कलकत्ता में है क्या है कलकत्ता के अंदर? ठीक है, और एक और सवाल उठता है कि कलकत्ता क्या है? तो महानगर। क्या है? महानगर है। याद रखना, कलकत्ता क्या है? तो महानगर है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कलकत्ता में क्या है? तो मीनाक्षी मंदिर है, या स्वर्ण मंदिर है, या बेलूर मठ है, या अमरनाथ गुफा है? तो कलकत्ता के अंदर जो है वो हम याद रखना बेलूर मठ है। क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
और यह एक महानगर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला है मुक्त काशी होटल के मालिक का नाम था। आइए, खेमा चैप्टर, खेमा किसका नाम होता है और किसका क्या नाम होता है खेमा का, इसमें स्टोरी थोड़ा बताएंगे। ठीक है, कि मुक्त काशी होटल के मालिक का नाम क्या होता है? क्या कसाई होता है, या कसारा होता है, या कांसरा होता है, या कसगर होता है? तो मुक्त काशी जो होटल है, इसका मालिक का नाम जो होता है वो क्या होता है? कसारा होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। और कसारा के होटल पे ही खेमा काम किया करता था। पूछा जाएगा कि किसके होटल पे खेमा काम करता था, तो कसारा के होटल पे काम करता था। क्यों काम करता था, आगे बताते हैं। देखिए, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। किस कहानी के केंद्र में खेमा जो शीर्षक है उसको लिया गया? क्या वह बाल विवाह के खेमा में केंद्र में लिया गया, या बेमेल विवाह के, या फिर बाल मजदूरी में, या विधवा विवाह के लिए? तो खेमा जो कहानी है इसका शीर्षक क्या है? वो है बाल मजदूरी। क्या है? बाल मजदूरी। बाल मजदूरी इसलिए है कि खेमा छोटी सी उम्र में क्या करता है, उसके खेमा के जो पिता होते हैं उसको अपने भरण पोषण पालने के लिए उसको नहीं सहमति नहीं हो पाते, उसको नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण खेमा को क्या करते हैं, बेच देते हैं। और खेमा के साथ साथ उनके पिता उनके और भी भाइयों को बेच देते हैं। ठीक है, और खेमा को किसके जरिए बेच देते हैं? खेमा को कसारा के हाथों बेच देते हैं और वहां पर बाल मजदूरी करता है खेमा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता जो है, इसमें किस लघु उद्योगों का वर्णन किया गया है? कौन सा लघु उद्योग जो है उसका वर्णन किया गया है खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता के अंदर? क्या वह उसमें पटाखा का लघु उद्योग है, या फुलझड़ी है, या पापड़ है, या अगरबत्ती है? तो लघु उद्योग जो है यहाँ पर हमारा लघु उद्योग कौन सा है? वो जो है अगरबत्ती का है। किसका है? अगरबत्ती का खुशबू रचते हैं हाथ में। ठीक ना, याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला है 47वां क्वेश्चन कि ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद, ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया था? अब हमारा 47वां क्वेश्चन है। बहुत कम क्वेश्चन बचा रह गया। 50 क्वेश्चन आज हम डील करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लड़कों को लग गया था, या पुरुषों को लग गया था, या बेटियों को, या महिलाओं को? तो ज्ञान और स्वाधीनता का जो स्वाद होता है वो लग गया था बेटियों को लग गया था। किसको लग गया था? बेटियों को लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया, देखिए 48वां कहता है कि सन 1967 ईस्वी में, सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बिहार के जो 1967 में उप मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? श्री कृष्ण थे, या फिर जगन्नाथ मिश्र थे, या कर्पूरी ठाकुर थे, या लालू प्रसाद थे? तो आपको याद रखना है, चैप्टर में पढ़ने को मिला होगा, इन सबका नाम मिला था? नहीं, किसका नाम मिला था? कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर को ही 1967 में बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, बने थे। ठीक है, और विधानसभा का कब हुआ था वो आगे बताते क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1967 में उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो कर्पूरी ठाकुर बने थे। कहाँ के बने थे? बिहार के बने थे। कब बने थे? 1967 में बने थे। सभी बात को याद रखना, इनको याद रखना है। क्या बने थे? तो उप मुख्यमंत्री बने थे। आगे चलते हैं। देखिए 1952 में, फिर 67 के बाद 1952 ईस्वी की बात आती है। ईस्वी में आम चुनाव में डैश डैश से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए थे। कौन आम चुनाव जो हुआ था जिसमें कर्पूरी ठाकुर 1952 में क्या हुए थे? विजय घोषित हुए थे, यानी जीत हासिल मिली थी। वो जो थे, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या करा? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा, या मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा, या दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा से, या सीतामढ़ी के सैदपुर विधानसभा से? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कर्पूरी ठाकुर पहली बार जो घोषित हुए थे 1952 में, और किसके विधानसभा के चुनाव थे वो हुए थे ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से उनको घोषित किया गया था, विजय घोषित किया गया था। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? ठीक है बच्चों, तो जाड़े की रात होती है और पहाड़ है, उस पहाड़ पर कोई रो रहा है, उसका क्या नाम है, या क्यों कौन रो रहा है उसको देखेंगे। तो उससे पहले 50 क्वेश्चन से पहले हम आपका आंसर देने से पहले थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं
कि यदि आप मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट होंगे, नए विद्यार्थी होंगे, तो आपको सबसे पहले बेल आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में इसको शेयर करना है और खूब अच्छे से इसको मोटिवेट करना है इस चैनल को, ताकि लोगों तक जितना जाएगा उतना बेहतर आपके लिए हम लोग वीडियो लाएंगे और खूब मेहनत करेंगे आपके लिए। तो इसी प्रकार आपका एग्जाम के लिए हर क्वेश्चन को लाया जाएगा, हर वीवीआई क्वेश्चन को, हर ऑब्जेक्टिव को लाया जाएगा, जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ना हम लोग ज्यादा लाएंगे, बस जितना भी लाएंगे सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कम टाइम में कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, कम खाओ अच्छा खाओ। इसी तरह से आपको क्या करना है, कम समय में अच्छा पढ़ना है, ताकि हमारा नाम हो जाए, काम हो जाए, हर चीज हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, सब चीज करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, हमारा 50वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो कवि है, या फिर हिरन है, या पक्षी है, या खरगोश है? तो जाड़े की रात जो होती है उसमें पहाड़ पर एक रोता रहता है, वो जो होता है हिरन का बच्चा, यानी हिरन रोता रहता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।